हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 11वां अध्याय क्रिया। लोकेश पढ़ रहा है, रमेश खा रहा है, शेर दहाड़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी न किसी काम के होने का बोध हो रहा है। पहले वाक्य में पढ़ने का, दूसरे वाक्य में खाने का तथा तीसरे वाक्य में दहाड़ने की क्रिया का ज्ञान होता है। ये सभी शब्द क्रिया हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सभी भाषाओं के वाक्यों की पूर्णता क्रिया के द्वारा ही होती है। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। मेरे लिए खाना लाओ। राहुल फल खाता है। रमेश धीरे धीरे जा रहा है। इन वाक्यों में लाओ, खाता है और जा रहा है से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, यानी हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। अतः ये सब क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, वह लिख रहा है। तुम पत्र लिख चुके हो, हम लिख रहे हैं। वे लिख रहे होंगे, वह लिख रहा होगा। इन वाक्यों में हूँ, रहा है, लिखा, रहे हैं और होंगे और होगा शब्द वाक्य की क्रिया का काल बताने में सहायता कर रहे हैं। अतः ये सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ रहा, पढ़ रहे, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ता था आदि में मूल अंश पढ़ है। अतः इन शब्दों में पढ़ धातु है। धातु का अर्थ है क्रिया के सभी रूपों को धारण करने वाला मूल रूप, यानी मेन जो है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है और यही शब्दकोश में मिलता है। जैसे धातु रूप है लिख, तो उसका सामान्य रूप हुआ लिखना। बोल बोलना, हंस हंसना, देख देखना। धातु के 5 भेद होते हैं। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। सामान्य धातु जब मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब वह सामान्य धातु बनती है। पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना, सुन जमा ना सुनना। व्युत्पन्न धातु जब सामान्य धातु में प्रत्यय लगाया जाता है तो व्युत्पन्न धातु बनती है। जैसे कर जमा ना करना। व्युत्पन्न धातु करना, कराना या करवाना। चल मूल धातु, सामान्य धातु चलना, व्युत्पन्न धातु चलाना या चलवाना। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं वे नाम धातु क्रिया रूप हैं। जैसे लोभ लुभाना, लज्जा लजाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। मिश्र धातु जहां मूल में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द रहते हैं लेकिन उनके साथ करना या होना लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं वे मिश्र धातु कहलाती हैं। जैसे ऊपर आना, पीछा करना, ध्यान देना, काम आना, बुरा होना आदि। अनुकरणात्मक धातु ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाई जाने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, झंझनाना, मिनमिनाना, हिनहिनाना आदि। क्रिया के भेद क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रामक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रामक क्रिया, सक्रामक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सक्रामक क्रिया कहा जाता है। इसमें क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे अंजलि पुस्तक पढ़ रही है, मनीषा सब्जी काट रही है। इन उदाहरणों में पढ़ने का फल पुस्तक यानी कर्म पर तथा काटने का फल सब्जी अर्थात कर्म पर पड़ रहा है। ये क्रियाएं सक्रामक हैं। सक्रमक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक क्रमक और द्विक्रमक। एक क्रमक क्रिया जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक क्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे शांतनु पढ़ता है, अंकिता दूध पीती है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है। द्विक्रमक क्रिया जिन क्रियाओं में 2 कर्म पाए जाते हैं वे द्विक्रमक क्रियाएं
कहलाती हैं। जैसे महिमा ने भूखे को भोजन दिया, आरव ने हमें गाना सुनाया। यहाँ दिया क्रिया का फल भूखे और भोजन इन दो कर्मों पर पड़ रहा है। इसमें भूखे को मुख्य कर्म है और भोजन गौण कर्म है। दूसरे वाक्य में सुनाया ये क्रिया का फल है, हमें तथा गाना दोनों पर पड़ रहा है। द्विक्रमक क्रिया पता करने के लिए क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है और किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सुधा ने बकरी को घास खिलाई। तो सुधा ने किसको घास खिलाई? सुधा क्या खिला रही थी? घास खिला रही थी। किसे खिला रही थी? बकरी को खिला रही थी। तो जो क्या खिलाया है इसका जो उत्तर आया है वो मुख्य कर्म है, अर्थात घास मुख्य कर्म है और बकरी वो गौण कर्म है। मोनू कुत्ते को दूध पिला रहा है। मोनू क्या पिला रहा है? दूध, अर्थात दूध जो है वो मुख्य कर्म है। किसे पिला रहा है? ये बात की बात है। किसे पिला रहा है? कुत्ते को पिला रहा है, तो कुत्ते को ये गौण कर्म है। यहाँ दोनों ही वाक्य में दो दो कर्म है। ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में घास मुख्य कर्म है और बकरी गौण कर्म है। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में दूध मुख्य कर्म है और कुत्ता गौण कर्म है। पहले कर्म प्राणीवाचक हैं और दूसरे दोनों कर्म अप्राणीवाचक हैं। जब किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उनमें से जो कर्म प्राणीवाचक होता है वह गौण कर्म होता है और उसके साथ को परसर्ग लगा होता है। जो कर्मवाचक यानी जो कर्म अप्राणीवाचक होता है वह प्रधान कर्म होता है और उसके साथ को परसर्ग नहीं लगा होता है। अक्रमक क्रियाएं। अक्रमक का अर्थ होता है कर्म रहित क्रिया, यानी जिसमें काम नहीं हो रहा है। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं पाया जाता, ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, यानी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। सुहानी हंस रही है, नमन सो रहा है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इन वाक्यों में कर्म का अभाव है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये सब अक्रमक क्रियाएं हैं। अक्रमक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर ना मिले तो ये क्रिया आक्रामक होती है। सुहानी हंस रही है। सुहानी क्या हंस रही है? कोई आंसर नहीं है। नमन सो रहा है। नमन क्या सो रहा है? आक्रामक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्ण आक्रामक क्रिया। पूर्ण आक्रामक क्रिया अर्थात जो आक्रामक क्रियाएं अपने में ही पूर्ण होती हैं उन्हें पूर्ण आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, आना, जाना आदि क्रियाएं स्वयं में ही पूर्ण हैं। इन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ स्वतः प्रकाशित है। पूर्ण आक्रामक क्रियाएं अवस्था बोधक तथा गति बोधक होती हैं। जैसे फूल खिल गया, तो ये खिलने की अवस्था को बता रहा है। बच्चा खा रहा है, ये खाने की अवस्था को बता रहा है। इन वाक्यों से क्रिया के कर्ता की अवस्था का पता चलता है, अतः ये अवस्था बोधक पूर्ण क्रियाएं हैं। गणेश पैदल जा रहा है, पक्षी उड़ रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के कर्ता गतिशील स्थिति में है, अतः ये गतिबोधक पूर्ण क्रियाएं हैं। पूर्ण आक्रामक क्रियाएं। जिन आक्रामक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अपूर्ण आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्ची बीमार है, वे ईमानदार निकले, तुम आजकल पढ़ती हो। उपयुक्त उदाहरण में यदि बीमार, ईमानदार, आजकल आदि पूरक शब्द का प्रयोग न होता तो वाक्य पूर्ण रहता। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अप्रणनाथक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, तुम पढ़ो, गौतम आया। इन वाक्यों में गया, पढ़ो तथा आया एक एक क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः यह सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ चुका है, वह कभी कभी यहाँ आया करता है, इस काम को मैं कर दूंगा। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में पढ़ चुका, दूसरे वाक्य में आया करता और तीसरे वाक्य में कर दूंगा क्रियाएं हैं। प्रत्येक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। रंजक या सहायक क्रिया, जब कोई अन्य मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में एक प्रकार की नवीनता या विशेषता लाती है, इसीलिए इसे रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ इसे सहायक क्रिया भी मानते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, चोर को देखकर लड़का चिल्ला उठा। नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना। नाम धातु क्रियाएं चार तरह के शब्दों से बनती हैं। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, अनुकरणवाचक शब्दों से। संज्ञा शब्दों से किस प्रकार बनेंगी चलिए देखते हैं। रंग संज्ञा, रंगना नाम धातु। लात संज्ञा, लतियाना नाम धातु। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनापन, मैं, मिमियाना। विशेषण शब्दों से गर्म, गरमाना, झूठ, जुटलाना। अनुकरणवाचक शब्दों से खटखट, खटखटाना, ठक ठक, ठकठकाना, थप थप, थपथपाना, थर थर, थरथराना। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता अर्थात प्रेरणा देने वाला और प्रेरित कर्ता अर्थात प्रेरणा लेने वाला। जैसे श्याम धोबी से कपड़े धुलवाता है, यहाँ धोबी कपड़े धोता है परंतु धोने की प्रेरणा श्याम देता है, अतः धुलवाता प्रेरणार्थक क्रिया है। श्याम प्रेरक करता तथा धोबी प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए मौजूद हो तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, राधिका भूखे को भोजन खिलाती है। इन वाक्यों में अध्यापक पढ़ाने के लिए तथा राधिका भूखे के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः ये दोनों प्रथम प्रेरणार्थक हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं काम ना करके ना अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे वैभव माली से पौधों को पानी दिलवाता है, यहाँ वैभव पौधों को पानी स्वयं न देकर माली से दिलवा रहा है, अतः द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना के लिए मूल क्रिया में आना और वाना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे हंसना, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया हंसाना, द्वितीय हंसवाना। लिखना, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। सीखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा सिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सिखवाना। मूल क्रिया खाना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया खिलवाना। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के समाप्त होने से पहले की जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं नहाकर भोजन करता हूँ, दीपक खाकर जाएगा, वह शेर को देखकर डर गया। इन वाक्यों में भोजन करना, जाना और डरना मुख्य क्रियाएं हैं तथा नहाना, खाना तथा देखना मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रियाएं हैं, इसीलिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करते समय प्रायः धातु क्रिया के मूल रूप के आगे कर
व करके आदि लगाया जाता है। इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया को कर्म के आधार पर संरचना के आधार पर बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सक्रमक में कर्म होता है जबकि अक्रमक क्रिया में कर्म नहीं होता। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया की को विशेषता प्रदान करने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।